Hello students, this is Lal Chandra Yadav. Welcome to all in your SST class. Dear students, in the previous class, we have read about the groups who had been participated in the civil disobedience movement and about the groups who had not been participated in this movement. Dear students, we have also read the reasons why some groups had been participated in the civil disobedience movement and why some groups had not been participated. पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने यह पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया और कौन कौन से ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और हम लोगों ने यह भी जाना कि वो कौन कौन से मेजर रीजंस थे कि कुछ ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया और कुछ ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं किया. आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक वी हैव नोटिस्ड दैट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट could not got the success as it was expected by the prominent leaders of Congress like महात्मा गांधी. इस चैप्टर को पढ़ करके हमने ये भी जाना कि इस मोमेंट को, इस आंदोलन को उतनी सफलता नहीं मिली जितना कि कांग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं ने, जैसे कि महात्मा गांधी ने उम्मीद की थी. सो इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द रीजन्स ऑफ द अनसक्सेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग उन सभी कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उतनी सफलता नहीं मिली जितना कि लोगों ने उम्मीद किया था. एज द नेम ऑफ योर टॉपिक इज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, मीन्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो वन मेजर limitations of the civil disobedience movement was that the Dalit had not been participated on large scale in the civil disobedience movement. जैसा कि ये आपका टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, इसका मतलब है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं. और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह थी कि इस मूवमेंट में दलित ने बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट नहीं किया. नाउ अ क्वेश्चन पुट अप, व्हाई द दलित हैड नॉट बीन पार्टिसिपेटेड. वी विल रीड टू द कंटेंट ऑफ द टॉपिक एंड वी विल डिस्कस हाउ द सर्कमस्टेंसेस फोर्स द दलित्स और द पीपल्स who were not participated in the civil disobedience movement. So without wasting time too much, now let us start to read the content of the topic. Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. आप आसानी से समझ सकते हैं कि all the social groups were not very much impressed with the concept of the Swaraj of Congress or country. बहुत सारे सोशल ग्रुप ऐसे थे या कुछ सोशल ग्रुप ऐसे थे, कह सकते हैं कि जो कि स्वराज की आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे. उनमें से एक ग्रुप था, वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस्ड. सो एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट the one major social group of our society and that was the Dalits, who were called by our societies in the ancient time untouchables, जिनको लोग अनटचेबल्स कहते थे. अर्थात वो लोग कहते थे कि ये लोग छूने योग्य नहीं हैं, उनको एक लोअर कास्ट समझी जाती थी. आज के सोसाइटी में भी आप देखते हैं कि उनको उतना ज़्यादा रिस्पेक्टिव प्लेस हमारी सोसाइटी के द्वारा नहीं मिल पाया है. तो उस दौर में कास्टिज्म काफ़ी ज़्यादा था और लोगों में ये सेंस था, ये फीलिंग्स थी कि दलित जो है बहुत छोटी कास्ट के हैं, इनको छूने से हमारे रिलीजन्स, हमारे धर्म जो है वो अपवित्र हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे. तो इस कारण से लोग इनसे ज़्यादा जो है वो अटैचमेंट नहीं रखते थे, लगाव नहीं रखते थे और इसी कारण वो एलाइनेटेड फील करते थे. एलाइनेटेड मीन्स होता है कि अलग. वो ये फील करते थे कि दे आर नॉट
a part of this society as the other caste, because the people's behave, especially the upper caste behave towards the Dalits were not good. जो अपर कास्ट थी उनके जो बिहेव थे, जो दलित के साथ थे, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे. सो दे हैड बिगन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स. उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया. एंड इन द पीरियड ऑफ 1930s दे हैड बिगन टू कॉल देमसेल्व दलित और ऑप्रेस्ड. तो वो अपने को क्या कहने लगे थे, दलित या ऑप्रेस्ड. दलित या ऑप्रेस्ड मीन्स हो जाता है दबाया हुआ, अर्थात इस सोसाइटी के द्वारा जिनका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है जिनका. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित. अभी रीजन बताने के पीछे जो पूछा जा रहा है कि व्हाई द दलित हैड नॉट बीन पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, देन यू हैव टू राइट द आंसर्स. द कांग्रेस वेयर इग्नोरिंग द दलित्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब क्यों इग्नोर कर रही थी, तो समवेयर द कंजर्वेटिव्स हिंदूज. कंजर्वेटिव हिंदूज का मतलब होता है जो अपने धर्म पे अड़े रहें, रूढ़िवादिता में विश्वास रखते हों, पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखते हों. एंड द कांग्रेस वेयर आल्सो फियर्ड दैट इफ दे विल बी सपोर्ट टू द दलित दे विल लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ सनातनीज. सनातनीज के लिए आपको डिफाइन किया गया है, जो सनातनीज टर्म है उसके लिए देखिए डिफाइन किया गया है द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज. तो कांग्रेस के लीडर जो हैं वो ये बिलीव करते थे कि अगर वो दलित को सपोर्ट करेंगे तो वो क्या कर देंगे, हाई कास्ट हिंदूज का सपोर्ट खो देंगे. सो दे कुड नॉट सपोर्ट द डिमांड ऑफ टू एबॉलिश द अनटचेबिलिटी ऑफ द दलित्स और द ऑप्रेस्ड क्लास ओपनली. I hope all of you are able to understand what I want to say you. हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो दलित या अनटचेबल्स ये मांग कर रहे थे कि ये अनटचेबिलिटी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए. दिस इज़ नॉट फेयर. ये अच्छा नहीं है, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है सोसाइटी को, उनको जो है वो रिस्पेक्ट सोसाइटी के द्वारा नहीं मिल पा रही है. इनकी इस डिमांड का कांग्रेस ने कभी खुल करके समर्थन नहीं किया. क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीजन था कि उन्हें डर था कि अगर वो दलित को सपोर्ट करेंगे तो जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, जिसको लोग सनातनीज कहते थे, कंजर्वेटिव हिंदूज, सभी की बात हम नहीं कर सकते हैं, जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव माने जिनको रूढ़िवादिता में, पुराने रीति रिवाज में विश्वास था, अर्थात जो ये सोचते थे कि अगर वो दलित को अपने ग्रुप में शामिल करेंगे तो उनका धर्म अपवित्र हो जाएगा और वो उनके सोसाइटी में रहने योग्य नहीं है, उनके साथ मिलने जुलने योग्य नहीं है, तो उनका सपोर्ट कांग्रेस क्या कर देगी, खो देगी. इसी डर के कारण उन्होंने कभी ओपनली सपोर्ट नहीं किया. तो इसीलिए जो है दलित ने भी क्या नहीं किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया. लेकिन जब महात्मा गांधी कांग्रेस में आए तो उन्होंने बताया कि ये अनजस्टिस है दलितों के साथ, ये अन्याय है कि किसी को अनटचेबल्स मानना अच्छी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि भी देखिए, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड. उनका मानना था कि अगर अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, तो जो स्वराज की हमारी कल्पना है वो 100 सालों तक पूरी होने वाली नहीं है. तो अब गांधी ने क्या किया कि एक मूवमेंट स्टार्ट किया, क्या करने के लिए, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए, और जो दलित थे उनको समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाने के लिए. तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी हु वेयर डन we are going to read to the efforts of Mahatma Gandhi to abolish the untouchabilities and giving the respect to the दलित. हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो महात्मा गांधी ने दलितों को सम्मान दिलाने के लिए या अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या क्या प्रयास किया उन्होंने. तो ऐसा कि पॉइंट वाइज आप कह सकते हैं कि ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन. उन्होंने जिनको लोग दलित कहते थे, अनटचेबल्स कहते थे, तो उन्होंने उसके क्या कहना शुरू कर दिया, हरिजन कहना शुरू कर दिया, ताकि उनको एक रिस्पेक्ट मिले. हरिजन मीन्स द सन ऑफ गॉड, ईश्वर के बच्चे.
द चाइल्ड ऑफ गॉड, द सन एंड द डॉटर बोथ मीन्स द चाइल्ड ऑफ गॉड। तो उन्होंने उन्हें क्या कह करके पुकारना शुरू किया, ईश्वर की संतान कह करके पुकारना शुरू किया, यानी उनको सम्मान देने का प्रयास किया। और क्या उन्होंने किया उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सोक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। यू कैन बी थिंक विच टाइप ऑफ आवर सोसाइटीज इन द अर्लियर टाइम। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा समाज पहले कैसा था कि दलित वे आर नॉट अलाउड टू इंटर इनटू द टेम्पल्स, कि दलित जो थे वो मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था, वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। एंड इवन दे कुड नॉट बी फिल द वाटर्स फ्रॉम द पब्लिक वेल्स। जो सार्वजनिक कुएं होते थे, जब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, पहले कुएं हुआ करते थे जहाँ पे सब लोग गांव के लोग इकट्ठा होकर के पानी भरते थे और अपनी डोमेस्टिक जो उनकी नीड्स थी उनको पूरा करते थे। तो उन पब्लिक प्लेसेस यानी जो कुएं सबको अलाउड थे, उनमें से वो पानी नहीं भर सकते थे, बल्कि उनके लिए कुछ कुएं अलग से थे जिसमें केवल वही लोग पानी भरते थे। और क्या वो नहीं कर सकते थे, वो तालाबों में नहीं जा सकते थे, रोड पे नहीं चल सकते थे, पब्लिक स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते थे। सो दे वेयर डिस्क्रिमिनेटेड बाय आवर सोसाइटीज इन द एशियन टाइम्स इनटू द आवर अर्लियर और medieval periods, and that was the reasons why they were angry with our society, why they were feeling alienated from our country। वो हमारे देश से क्यों alienated फील करते थे। आज भी आप देखते होंगे कि आप जो SC हैं, जो ST हैं, वो अभी भी देखिए मंदिरों में ज़्यादा हमारे नहीं आते हैं, हमारी सोसाइटी से उनका उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। अभी भी कास्टिज्म जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, यद्यपि उनकी स्थिति में बहुत सुधार आ गया है। अब जो अनटचेबिलिटी है वो क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी जो मेंटालिटी हमारी सोसाइटीज़ की अभी भी पूरी तरह से बदल नहीं पाई है। इसे हम सभी लोगों को मिल करके बदलना है, अवेयरनेस फैलानी है कि कास्ट की बेसिस पे किसी के साथ अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भेदभाव होता है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स। तो अब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या था कि पहले टॉयलेट जो थे केवल यही लोग साफ करते थे, तो गांधी ने भी खुद टॉयलेट को साफ करना शुरू किया। टू डिग्निटी द वर्क ऑफ द भंगी। भंगी एक प्रकार की कास्ट है, आप जानते हैं, स्वीपर हैं जो सफाई का काम करते हैं, स्पेशली टॉयलेट्स वगैरह साफ करते हैं। तो ये काम खुद गांधी ने किया। एंड परस्यूटेड अपर कास्ट टू चेंज दियर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और उन्होंने परस्यूटेड किया यानी ट्राई टू मेक द प्रेशर्स ऑफ द अपर कास्ट हिंदूज हु बिलीव्ड इनटू द अनटचेबिलिटीज टू एबॉलिश इट। उन्होंने कहा कि ये सब जो आपके मन में ये बैठा हुआ है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटी कास्ट का है, इन सबको आप लोग क्या करिए, एबॉलिश करिए, दूर करिए। बट मेनी दलित लीडर्स वेयर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस, बट एट दैट टाइम द some Dalit leaders were not satisfied with the effort of महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी के एफर्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, बट दे वांटेड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ऑफ दियर प्रॉब्लम्स। वो बल्कि एक राजनीतिक सॉल्यूशन चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि इसके लिए कोई क्या बन जाए, कानून बन जाए। पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे कि ये जो समस्या उनकी है ख़त्म कर दी जाए। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या चाहते थे वो। बुक आप लोग अपने सामने रखा करिए और पढ़ते रहा करिए। दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू, दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन से, इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। और ये क्या करना, वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये देखिए कि व्हाट क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हाट वेयर द डिमांड्स ऑफ द दलित लीडर्स, क्या उनकी डिमांड थी। तो नाउ दे वांटेड टू रिजर्वेशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। वो रिजर्वेशन चाहते थे कि कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित हो जाएं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स इन दिस सिस्टम्स दे वेयर डिमांडिंग other countries in which only the Dalits will live and they will elect their leaders। वो एक ऐसा देश मांग रहे थे एक प्रकार से, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि रिलीजियस जो हमारा एक
पार्टीशन पड़ा रिलीजन के बेसिस पे, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, ऐसे ही दलित भी एक प्रकार से चाह रहे थे कि अब उनको भी एक अलग कंट्रीज में रख दिया जाए और वो खुद अपने लीडर्स को चुनेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि दे वेयर डिमांडिंग टू अ सेपरेट कंट्रीज एंड दे वेयर कीन मीन्स होती है मतलब ज़्यादा इच्छुक होना, यानी बहुत अधिक इनकी इच्छा थी कि द लीडर्स ऑफ द दलित मस्ट बी इलेक्टेड बाई ओनली द दलित। तो यानी जो जनरल इलेक्टोरेट में वो बिलीव नहीं करना चाहते थे। अब गांधी को उनकी ये डिमांड जो थी, जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, वो एक्सेप्ट नहीं थी। उसके पीछे रीजन हम पढ़ेंगे अभी आगे। और वो क्या चाहते थे, अगला लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए थी। दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। तो वो सोचते थे कि इस तरीके से उनकी जो ये समाज में उनकी डिसेबिलिटीज है, यानी समाज में जो उनका निम्न स्थान है, वो दूर हो जाएगा। तो although the Gandhiji have tried to satisfy the Dalits, to unite the Dalit, but now some leaders of the Dalit were wanted a political solution of their problems, and that was they were demanding some reservation seats into the schools, separate electorate systems in the legislative councils. क्या करने के लिए? to get the political empowerment, because they believed if they will get the political power then they can be resolve their problems of social disabilities very easily। तो वो अपनी ये जो सोशल डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम है उसे बहुत आसानी से वो क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। यही रीजन था कि उनका जो पार्टिसिपेशन था वो क्या था, कम था। ये आपको हम बता चुके हैं। स्पेशली कहाँ पे, महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन्स वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग, जहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बहुत ही मजबूत हो चुका था। कहाँ पे ज़्यादा मजबूत था, तो महाराष्ट्र और नागपुर में। पीछे भी आपने पढ़ा था ना कि जो इन लोगों ने क्या किया था, इलेक्शन जो हो रहे थे काउंसिल इलेक्शंस, उनको बाइकआउट किया था, तो नागपुर के लोगों ने नहीं किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अब अगला पैरा आप पढ़ रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिफरेंट क्लास एसोसिएशन इन 1930। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखिए दिया हुआ है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास, यानी अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द दलित्स, दे ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना लिया था, एक संगठन बना लिया था। कब? 1930 में। क्लैश्ड विथ महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। अब इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हेन महात्मा गांधी went to London to participate in second round table conference, the भीमराव अम्बेडकर was also with him। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी उनके साथ में थे, यानी वो भी उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहाँ पर ये डिमांड रख दी, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड रख दी। तो गांधी जी इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेज तो तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उनको तो वो तो चाहते ही थे कि डिवाइड कर लेंगे तो हमको रूल करना आसान होगा। लेकिन गांधी उनकी इस डिमांड को मानने वाले नहीं थे। अब क्यों नहीं मानने वाले थे उसको आप आगे देख रहे हैं। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर डिमांड, अभी बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, कंसीडर कर लिया। गांधी बिगन अ फास्ट अनटू डेथ। तो गांधी ने कहा कि इफ द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी एक्सेप्टेड देन दे विल गो या दे विल बिगन अ फास्ट अनटू डेथ, यानी वो आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, अर्थात वो भूख हड़ताल करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि उनके शरीर में प्राण है। एट दैट टाइम द पॉपुलैरिटी ऑफ महात्मा गांधी वाज इन पीक। महात्मा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी पूरे देश में अपनी पराकाष्ठा पर थी। एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज नोइंग वेल टू द पावर ऑफ महात्मा गांधी। वो इस उनकी पावर को अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो द सिचुएशंस कैन बी बिकम मोर वर्जर, ज़्यादा स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सो देखिए आगे लिखा हुआ, ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी।
Gandhi ji had not accepted, या Gandhi ji was not accepted to the demand of separate electorates, because he believed that if the demand of separate electorates will be accepted, then the process of integration of the society, integration माने जो देश को एक करने का भाव चल रहा है, टू प्रोसेस ऑफ यूनाइट द कंट्री विल बी स्लो डाउन, यानी वो बहुत स्लो हो जाएगा। फिर तो देश को एक ही नहीं किया जा सकता है, ऐसे तो फिर अलग अलग लोग मांग करेंगे और फिर देश कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फिर हमारा देश कैसे देश रह पाएगा। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन। अल्टीमेटली गांधी जी पोजीशन मीन्स, जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेयर वेल अवेयर अबाउट द पावर ऑफ महात्मा गांधी अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट। तो उन्होंने कहा कि समझौता एक हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पूना में हुआ था तो पूना पैक्ट का नाम दिया गया। कब हुआ था? इन सितंबर 1932। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी एन एग्रीमेंट हैड बीन साइंड बिटवीन द महात्मा गांधी एंड द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड इट वाज साइंड इन पूना इन सितंबर 1932, सो इट इज नोन एज द पूना पैक्ट, इसीलिए इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब उसमें क्या था? इट गेव द डिप्रेट क्लासेस, यानी इस समझौते में हुआ क्या कि गांधी जी हैव एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द रिजर्व सीट इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे विल बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट नॉट द बाय सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब उनका मानना था कि जो लेकिन जो उनका चयन किया जाएगा, यानी जो दलित लीडर्स इलेक्ट किए जाएंगे वो केवल दलित के द्वारा नहीं किए जाएंगे बल्कि जनरल इलेक्टोरेट्स के द्वारा वो इलेक्ट किए जाएंगे। और यानी मेन बात ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को हटा लिया, यानी विड्रॉ कर लिया, और गांधी ने उनकी रिजर्वेशन वाली जो उनकी डिमांड थी उसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो हो गया कि अब हमने पढ़ लिया कि दलित इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए और क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया दलित ने, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब मुस्लिम ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखिए अब एक क्वेश्चन 5 मार्क का आपका मैंने पहले ही बताया है कि आएगा आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उसमें यही सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द मुस्लिम हैड बीन पार्टिसिपेटेड, बट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द मुस्लिम हैड नॉट बीन पार्टिसिपेटेड ऑन लार्ज स्केल। मुस्लिम ने मतलब ज़्यादा स्केल पे इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों बढ़ चढ़ करके मुस्लिम ने हिस्सा नहीं लिया। जैसा कि हमने दलित ने पढ़ा, तो लिमिटेशंस में 2 चीज़ें आपको मेजरली लिखनी है कि दलित एंड द मुस्लिम्स हैड नॉट बीन पार्टिसिपेटेड इनटू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल, ये इसकी लिमिटेशंस थी। आपने पढ़ लिया कि दलित ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके पीछे की पूरी स्टोरी को आपने पढ़ा, उसमें से बनने वाले क्वेश्चंस को आपने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि मुस्लिम ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वे आर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये लाइन आपसे ये कह रही है कि सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वे आर आल्सो नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल। देखिए अब 1930 तक आते आते देश में कई रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो बनने शुरू हो गए थे। ये ऑर्गेनाइजेशंस तो पहले ही थे, अब ये काफ़ी क्या हो चुके थे, एक्टिव हो चुके थे। जैसे कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, तो जो मुस्लिम लोगों की एक सभा थी, जो मुस्लिम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था वो मुस्लिम लीग था। ऐसे ही हिंदूज का एक हिंदू महासभा था, आरएसएस वगैरह की स्थापना हो चुकी थी। तो आप इसको देखेंगे, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट a large section of Muslims felt alienated from the Congress because the non-cooperation movement had been called off by Mahatma Gandhi without resolving the problem of the Muslims. Then the Muslims were looking to the Congress with suspense. वो लोग क्या कर रहे थे कि ना, मतलब कि कांग्रेस को सस्पेंस से देख रहे थे, यानी
वो ये मानने लगे थे कि कांग्रेस वाज मोर क्लोजर टू द हिंदूज देन द मुस्लिम, कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं के ज़्यादा करीब हो चुकी है, किसकी कंपेरिजन में, मुस्लिम के कंपेरिजन में। एंड दे बिगन टू थिंक अबाउट दियर पोजिशंस इन द इंडिया और इन आवर कंट्री इन फ्यूचर। वो ये सोचने लगे कि हमारे देश में यानी भारत में फ्यूचर में उनकी क्या पोजीशन होगी, अर्थात अब वो ये सोचने लगे कि वो हमको हमेशा सेकेंडरी रोल प्ले करना होगा, वो दबाए जाएंगे हिंदूज के द्वारा। तो वो कुछ अलग डिमांड रखने लगे। वो भी उसी समय से वो लोग ये डिमांड रखने लगे कि उनको एक अलग कंट्री में रहना चाहिए, एक अलग कंट्री बन जाए। और इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यहीं से क्या बनने शुरू हो गए, गैप बनने शुरू हो गए। तो जब गैपिंग हो गई, एक्चुअली सस्पेंस हो गया था मुस्लिम्स के मन में। और ऐसे ही हिंदूज जो थे, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका मतलब ये मानना था कि ये मुस्लिम जो है हमारे देश की इंटीग्रेशन को यानी हमारी देश की एकता को भंग करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से इन दोनों के बीच में गैपिंग आ गई थी। कांग्रेस और महात्मा गांधी इससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के ही खिलाफ थे, आप जान ही रहे हैं। तो वो चाहते थे कि सोसाइटी जो है इंटीग्रेटेड हो, सब लोग मिलजुल करके रहें, हिंदू मुस्लिम और जो भी भारत में कास्ट हैं और जो भी रिलीजन हैं वो सब लोग रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं। अब उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ से देखेंगे, फ्रॉम द मिड 1920 मीन्स फ्रॉम द 1925 द कांग्रेस केम टू बी मोर विजुअली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक द हिंदू महासभा। अभी आपको बता चुके हैं ये चीज़ें हम। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम्स वर्जेंड, जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच में रिश्ते खराब होते गए, गैप इनका बढ़ता चला गया। अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, रायट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। इसको आप लोग इस पैरे को पढ़ लीजिएगा। आगे हम करेंगे कि महात्मा गांधी ट्राई टू यूनाइट द हिंदू एंड द मुस्लिम्स। वन टाइम द मुस्लिम लीग वेयर एग्री टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ महात्मा गांधी इफ देयर सर्टेन डिमांड्स हैड बीन एक्सेप्टेड। यानी एक कुछ समय के लिए मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर उनकी कुछ मांगे मान ली जाएं तो वो फिर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, अर्थात वो अपना अलग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाएंगे, वो सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं रखेंगे। उसको आप लोग रीडिंग करके समझ लीजिएगा। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फॉरग्ड। यानी ऐसा लगने लगा कि अभी एकता बन जाएगी। तो वो मांग उनकी क्या थी, ये मेजर चीज़ें हैं। तो जो मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। और एक हिंदू महासभा बन चुकी थी 1925 में, उसके लीडर जो एग्रेसिव लीडर थे वो कौन थे, एम.आर. जयकर थे। जिन्ना वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, जैसा भी आपको बताए हैं, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अभी आपको समझा चुके हैं कि उन्होंने कहा कि वो अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है उसे छोड़ देंगे इफ़ मुस्लिम वेयर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। यानी अब वो लोग भी क्या मांगने लगे, रिजर्वेशन मांगने लगे कि कुछ सीटें जो है उनके लिए रिजर्व कर दी जाएं और वो लोग जो एक सेंट्रल असेंबली का इलेक्शन है उसमें नॉमिनेट हों। अब उनकी इस डिमांड को जो है हिंदूज मानने को तैयार नहीं थे। तो 1920 में जो ये कुछ एकता का जो प्रयास चल रहा था, जो यूनाइट करने का प्रयास चल रहा था, उसे एम.आर. जयकर ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। यानी उसने इसको क्या कर दिया, अपोज कर दिया। सो दीज वेयर द मेजर रीजन्स व्हाई द दलित्स एंड द Muslims had not been participated in the civil disobedience movements. You have to, dear students, you have to read to the line by line to your NCERT and try to understand to the every concept of the topic. If you have any problems, you can call me or send me message. आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं. If you have a solved or the unsolved paper, or you can be see to the previous year papers by my CBSE guide app or from any other platform. आप ये देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं चैप्टर से, उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है
जिसको हम लोग सैटरडे को डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग संडे या नेक्स्ट क्लास में क्या रखेंगे, एक टेस्ट रखेंगे, मैं उसे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको PDF फॉर्म में भेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो अब आज की क्लास बस यहीं तक के लिए। अब आप इस जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए पिछले टॉपिक को। हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, अब बाद में हम लोग रफ्तार तेज कर लेंगे। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम था तो हमने इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लिया। अभी और भी चैप्टर जो होंगे उसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, तो सिलेबस ताकि ईजिली हमारा ख़त्म हो सके। सो क्लास को लेने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।